हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जैसे कि गाइस, हमने अभी लास्ट वीडियो भी आपके लिए एक बनाई थी जिसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जो कंसर्न नेसेसरी जनरल एंट्रीज़ हैं उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी थी। और उस वीडियो में हमने आपको जो टोटल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कंसर्न में जनरल एंट्रीज बन सकती हैं उसकी हमने टोटल डिटेल आपको उस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में कौन कौन से नेसेसरी लेजर अकाउंट होते हैं जो कि हमें तैयार करने होते हैं, बनाने होते हैं, और उन्हें कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि इसमें हम आपके लिए बहुत ही एक कंसोलिडेटेड रूप में जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने कलेक्ट किया है आपके लिए। तो आपको पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में इसको साझेदारी फर्म का विघटन बोलते हैं। इसके कंसर्न में जो नेसेसरी अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हमारे इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी विघटन के संबंध में निम्न खाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हिंदी में हम वसूली खाता बोलते हैं। सेकंड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम साझेदारों के पूंजी खाते बोलते हैं। और थर्ड आता है आपका बैंक अकाउंट, जिसको हम बैंक अकाउंट या बैंक खाता बोल सकते हैं। तो इस तरीके से नेसेसरी लेजर अकाउंट की अगर हम बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कंसर्न में ये 3 अकाउंट आपके बनाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड होता है बैंक अकाउंट। यहाँ गाइस, बैलेंस शीट हम नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, इसलिए इसमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसकी डिटेल हमने आपको लास्ट वीडियो में पूरी दी थी। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए। इस अकाउंट के माध्यम से ही जो भी फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम क्लोज करके इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर इस अकाउंट के थ्रू ही उन असेट्स को सोल्ड करके जो अमाउंट रिसीव होता है उससे जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका पेमेंट किया जाता है। और उसके बाद हमें देखना होता है कि ओवरऑल मिला के हमें रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस मिलता है, उससे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए समझते हैं इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, रियलाइजेशन अकाउंट में इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो डेबिट का होता है, सेकंड पार्ट क्रेडिट का। फर्स्ट पार्ट जो डेबिट का है उसको 2 से इंडिकेट करते हैं, उसके आइटम जो होते हैं उनको लिखने से पहले 2 से उसको इंडिकेट करते हैं, जबकि जो क्रेडिट साइड होता है उसकी जो आइटम होते हैं उसको लिखने के साथ में उसको बाई से इंडिकेट किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स। अब इसमें जो भी हमारी सन्ड्री असेट्स होती हैं तो उनकी जो भी बुक वैल्यू होंगी उनके साथ में उनके नाम से इसमें एंट्री कर दी जाती है। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि सन्ड्री असेट्स में जब एंट्री करते हैं तो इसमें हम 2 चीज़ों की एंट्री नहीं करते हैं, एक तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अगर आपको दिया हुआ है तो उसकी एंट्री इस अकाउंट में नहीं की जाती है। उसके अलावा जो भी फिक्टिटियस असेट्स होती हैं हमारी, उसकी एंट्री भी हम इस अकाउंट में नहीं करते हैं। उनके अलावा जो भी हमारी अदर असेट्स होती हैं वो सारी इसकी बुक वैल्यू पर इसमें लिख दी जाती हैं इसके डेबिट साइड में। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स में, जैसे हमने कुछ एग्जांपल के लिए लिए हैं आपके सामने। प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है, लूज टूल्स है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, स्टॉक है। तो ये सारे वो आइटम है जो सन्ड्री असेट्स के रूप में आपको बैलेंस शीट में दिए हुए होंगे, तो उनको आपको इसके डेबिट साइड में शो करना होता है, और वो भी इनकी बुक वैल्यू पर। उसी तरीके से आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा है हमने बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो सन्ड्री लायबिलिटीज़ जो होती हैं इसमें भी जो भी हमारी लायबिलिटीज़ के आइटम होते हैं उनको उनकी बुक वैल्यू पर इसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, अदर एनी लायबिलिटीज़ जो भी हों वो सारी इसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, जो भी उनकी बुक वैल्यू होती है। उसके अलावा कुछ एक हमारे एक्यूमुलेटेड जो आइटम्स होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स रिजर्व है, डेप्रिसिएशन फंड है। अगर ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो इनको भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी इनकी बुक वैल्यू दी होती है उसी वैल्यू पर। उसके साथ में फिर अब क्या करते हैं कि जो भी हमारी असेट्स होती हैं, अब अगर हमने उसको सोल्ड किया होता है मार्केट में तो उसको फिर हम लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट के नाम से, और जो भी असेट्स जितने की सोल्ड की होती है वो सारी वैल्यू इसके अंतर्गत आ जाती है, जो भी उनका अमाउंट होते हैं और जो जो असेट्स के नाम दिए हुए होते हैं, तो वो बाई बैंक अकाउंट के नाम से हम असेट्स रियलाइज के नाम से इनकी एंट्री कर देते हैं। इसके साथ में अगर किसी असेट्स को मान लीजिए किसी पार्टनर ने ले लिया है, अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि पर्टिकुलर असेट्स को किसी पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा ले लिया गया है, तब उस कंडीशन में फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जो भी असेट्स की जो टेकन ओवर बाई पार्टनर की जो वैल्यू
होती है उसको यहाँ लिख देते हैं। मतलब उसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि पर्टिकुलर असेट्स को किस प्राइस पर किस पार्टनर ने लिया है, तो जिस पार्टनर ने लिया है उसके नाम से क्रेडिट में एंट्री कर दी जाएगी, और जिस अमाउंट से उसने उस असेट्स को लिया है उस अमाउंट से ही उसकी एंट्री कर दी जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बुक वैल्यू ही हो, जो भी अमाउंट होगा बुक वैल्यू भी हो सकती है या उसके से कम या ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो जिस वैल्यू पर भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि पर्टिकुलर असेट्स को इस वैल्यू पर किसी पार्टनर ने लिया है, तो आपको वही वैल्यू से इसमें एंट्री करनी होगी। उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई ऐसी असेट्स है जो कि अनरिकॉर्डेड है, यानी कि आपकी बुक में उसकी एंट्री पहले से नहीं थी और आपने जब रियलाइजेशन किया तो वो असेट्स आपके पास निकल जाती है, या आपके पास वो रिकॉर्ड में ना होने के बावजूद भी आपके पास स्टॉक में रह जाती है, तो अगर आप उसको भी बेचते हैं तो उसकी भी एंट्री फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं बाई बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड के नाम से। अब जैसे कि हमने ये असेट्स को सोल्ड कर दिया, उससे हमें पैसा आ गया। अब इस पैसे से जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं हमें उनका पेमेंट करना होता है। उनका पेमेंट करने के लिए उसको फिर डेबिट साइड में हम एंट्री करते हैं और उसकी एंट्री को करते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से। इसमें हम लिखते हैं कैश पेड टू लायबिलिटीज़। तो जो भी हमें लायबिलिटीज़ दी हुई होंगी उसका पेमेंट हम इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई भी लायबिलिटीज़ जो होती है अगर वो किसी पार्टनर के द्वारा पेड की जाती है, या ये कह सकते हैं कि अगर कोई लायबिलिटीज़ को कोई पार्टनर पे करने की जिम्मेदारी या लायबिलिटीज़ को पे करने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो फिर उस पार्टनर के नाम से इसमें एंट्री की जाती है और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जो भी लायबिलिटीज़ वो लेता है उसकी एंट्री करते हैं। जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज़ पेड ऑफ बाई पार्टनर। तो इसमें जिस पार्टनर ने लायबिलिटीज़ ली है उसका नाम आ जाएगा और जो लायबिलिटीज़ जितने अमाउंट की ली है वो एंट्री इसमें की जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसी है जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, यानी कि जो आपके पास पहले रिकॉर्ड में नहीं थी लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते समय वो अगर लायबिलिटीज़ जनरेट हो जाती है तो उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ या अननोन लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। उसका भी हमें पेमेंट करना पड़ता है और उसका पेमेंट करने के लिए आपको टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ पेड ऑफ के नाम से उसकी एंट्री करनी होगी। साथ में हमारे पास जो भी डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हम बोल सकते हैं, अगर उनका पेमेंट किया जाता है तो उसको टू बैंक अकाउंट के नाम से इसमें एंट्री की जाती है। अब उसके बाद में हमें देखना होता है कि भाई हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। अगर मान लीजिए डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो फिर इसमें लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी जो ओल्ड रेशियो होते हैं उसमें इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो उसके डिफरेंस को फिर हम प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से बोलते हैं और उसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो गाइज इस तरीके से हमने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल दी कि इसमें जो आपको फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि इसमें दो कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट में जितनी भी असेट्स होती हैं उनकी एंट्री की जाती है बुक वैल्यू की, जबकि क्रेडिट में जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी बुक वैल्यू की एंट्री की जाती हैं। अगर किसी असेट्स को सोल्ड किया जाता है या किसी असेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा लिया जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाएगी, जबकि अगर किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है या किसी लायबिलिटीज़ को किसी पार्टनर के द्वारा लिया जाता है तो उसकी एंट्री इसके डेबिट साइड में की जाती है। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन कहलाएगा जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कहलाएगा जिसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आइए सो गाइस नेक्स्ट अकाउंट आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जैसा भी आपको बताया था हमने कि इसमें तीन अकाउंट होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो अभी आपने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल दी थी। अब हम आपसे बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब बात करते हैं तो इसका भी जो फॉर्मेट होता है उसमें इसके टू साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में टू का यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई का यूज़ करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं बाई बैलेंस बीडी से, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर आपको लायबिलिटी साइड में कोई ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ होता है उसके जो बैलेंस होते हैं, उसके जो अमाउंट होते हैं उसको बाई बैलेंस बीडी के नाम से पार्टनर्स के नेम के अकॉर्डिंग लिख दिया जाता है। जैसे हमने इस फॉर्मेट में एज्यूम किया है कि भाई इस फर्म में तीन पार्टनर थे ए बी सी, तो हमने इन तीन पार्टनर के नाम से ए बी सी के नाम से इसका कॉलम बनाया और बाई बैलेंस बीडी से आपको इसका जो कैपिटल का अमाउंट है उसकी आपको इसमें एंट्री करनी होगी। कभी कभी गाइस क्या होता है कि जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो आपको लायबिलिटी साइड में या क्रेडिट साइड में ना देकर असेट साइड में दे दिया जाता है या डेबिट बैलेंस के रूप में दे दिया जाता है। तब उस कंडीशन में जिस पार्टनर की भी
कैपिटल का अमाउंट या कैपिटल का जो राशि है वो डेबिट साइड में या असेट साइड में दी हुई हो, तब उसको आपको फिर इसके डेबिट साइड में टू बैलेंस BD के नाम से लिखनी होगी, जिसमें आप एंट्री करेंगे ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तब उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में दी जाएगी। और अगर असेट साइड में दिया है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, उसकी एंट्री डेबिट साइड में की जाएगी। इसके साथ में ही अगर आपको लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो भी हम इसके क्रेडिट साइड में जो ऑल पार्टनर होंगे उनके जो ओल्ड रेशियो होंगे उसमें इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर कोई जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है तो उसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, जो भी हमारे पास टोटल पार्टनर होंगे। इसके अलावा अगर किसी लायबिलिटीज़ को किसी पार्टनर के द्वारा लिया जाता है तो उसको फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखते हैं, इफ़ एनी लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर के नाम से। यानी कि क्वेश्चन में अगर किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो किसी पार्टनर के द्वारा ली गई है तो उसको फिर आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट में, इफ़ एनी लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर के नाम से। उसी तरीके से अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है जो कि किसी पार्टनर के द्वारा ली जाती है तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड में की जाएगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, इफ़ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर के नाम से एंट्री की जाएगी उसकी। इसी तरीके से अब इसकी डेबिट साइड में देखते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस दिया है तो उसकी डेबिट साइड में लिख के तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर किसी असेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा लिया जाता है तो उसको हम टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखते हैं, इफ़ एनी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर के नाम से। यानी कि अगर किसी असेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा लिया गया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री की जाती है। इसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो कि किसी पार्टनर के द्वारा ली गई है तो उसकी भी एंट्री हम इसके डेबिट साइड में करते हैं और उसे भी हम टू रिलेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे, इफ़ एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर के नाम से। तो इस तरीके से सारी एंट्रीज की जाती हैं। अब क्योंकि जो रिलेशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो अगर उसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाती है, उसको की जाती है बाय रिलेशन अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन के नाम से। और अगर रियलाइजेशन पर लॉस हुआ होता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में की जाती है टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन के नाम से। उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है दोनों तरफ के टोटल को और देखते हैं किधर का टोटल ज़्यादा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब अब ये अमाउंट जो बचा हुआ है वो पार्टनर में पेमेंट किया जाएगा, उसको टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, इफ़ पेड टू पार्टनर। यानी कि जो अमाउंट हमें पार्टनर्स को पेमेंट करना है तो वो टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। और अगर मान लीजिए किसी पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो वो उतना पैसा फिर लेकर आता है, जिसको हम बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टनर का। तो गाइज इस तरीके से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका तैयार किया जाता है। इसमें हमने आपको पूरी डिटेल बताई है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है वो उसमें क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी पोस्टिंग इस अकाउंट में कर सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट आता है हमारा बैंक अकाउंट। जैसा आपको बताया हमने कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, पहला होता है हमारा रिलेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट। तो अभी हमने 2 अकाउंट की जानकारी दी आपको। अब हम आपको बताते हैं बैंक अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। क्योंकि गाइज ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए इसमें फिर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, वाइंडिंग अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बैलेंस शीट को नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी लेन देन की उसको बैंक अकाउंट के थ्रू दिखाया जाता है। तो बैंक अकाउंट की बात करें हम, इसको बैंक या कैश अकाउंट के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो जो भी हमें बैंक या कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको टू बैलेंस BD के नाम से लिखा जाता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं तो जैसा आपको हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि रिलेशन अकाउंट में जो हम सन्डी असेट्स लिखते हैं उसमें कैश और बैंक को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बैंक अकाउंट बोलते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन में आपको असेट साइड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से वैल्यू कोई दे रखी हो उसको आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई असेट्स हमने सोल्ड की थी तो जो सोल्ड की थी उसका भी पैसा जो होता है उसको टू रिलेशन अकाउंट के नाम से लिखते हैं, असेट्स रिलाइज के नाम से। टू रिलेशन अकाउंट हेडिंग हो जाएगा और इसमें जो भी हमारी असेट्स रिलाइज होती हैं उनका जो टोटल अमाउंट होता है उसकी एंट्री इसमें की जाती है। इसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट में अगर किसी लायबिलिटीज़ का जो पेमेंट किया जाता है कैश में या चेक के थ्रू तो उनकी एंट्री इधर की जाती है, जिसमें लायबिलिटीज़ का जो भी नाम होगा वो आप लिख देंगे और साथ में जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है वो भी इसमें लिखा जाता है।
इसके साथ में अगर कोई जो पार्टनर होता है उसका कोई लोन का अमाउंट होता है, यानी कि किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा होता है, तो उसकी भी एंट्री इसी में पेमेंट की जाती है, जिसमें हम पार्टनर्स लोन के नाम से इसकी एंट्री को लिखते हैं। और लास्ट में फिर इसमें, जैसा कि अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बताया था कि अगर टू बैंक है तो इसका मतलब हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री इसमें क्रेडिट साइड में हो जाती है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, जिसमें हम अमाउंट पेड टू पार्टनर की बात करेंगे। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में बचता है बाई बैंक के नाम से, तो उसकी फिर एंट्री इसके डेबिट साइड में की जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। इसका मतलब ये है कि इतनी जो कमी बैठी है पार्टनर्स के कैपिटल में, वो अब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो लेकर आएंगे, जिसकी एंट्री बन जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो गाइज इस तरीके से ये हमारे जो अकाउंट होते हैं, हमारे ये 3 अकाउंट थे जिसको हम लोग को जानकारी दी हमने, रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, और इसकी पूरी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में बना के दी। और लास्ट जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हमने इसकी जनरल एंट्री के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया था, और आज की वीडियो में हमने इसके अकाउंट के बारे में बताया। तो हमें उम्मीद है कि दोनों वीडियो आपको पसंद आएंगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहे हैं हम, उसमें हम आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाएंगे, यानी कि हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेंगे और उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे कि हम कैसे इसमें अमाउंट को रख सकते हैं और कैसे अमाउंट को रख के इनका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो को बना सकें। ये जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी स्लाइड्स के थ्रू, आप इसको अपने पास नोट रख सकते हैं, अपने पास नोटबुक में इसको नोट करके आप अपने पास इसको रख सकते हैं, ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहे। और गाइज हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम इसको जनरल एंट्री और अकाउंट को यूज़ में ले सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।